बोर्ड है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रेडियो सक्रियता होता क्या है। सो इट्स अ प्रॉपर्टी शोन बाय हेवी एलिमेंट्स। इसका मतलब हैवी एलिमेंट्स, इसका मतलब कि ऐसे कुछ तत्व होते हैं, डेफिनेटली हमारे पास इतने सारे अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है, 118 से अधिक तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। तो जो 80 से अधिक क्रमांक वाले तत्व होते हैं, 80 परमाणु क्रमांक से अधिक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं, उनका परमाणु भार बहुत अत्यधिक होता है। और ऐसा पाया गया है कि स्वयं प्रेरित उनमें से कुछ हानिकारक किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो कि बहुत ही उच्च दर्जे वाली किरणें होती है। मतलब कि बहुत ही उसका जो परिमाण होता है वो बहुत अधिक होता है। और एट द सेम टाइम दे आर अत्यंत पेनिट्रेटिंग ऑल्सो। इसका मतलब कि अत्यंत भेदक जिसे आप कहते हो, मतलब कि कहते हैं ना, चीर करके चले जाना, ऐसा काइंड ऑफ। तो ये सारी क्वालिटीज अगर किसी तत्व में पाई जा रही है, इसका मतलब ऐसा तत्व जिसका परमाणु भार बहुत अधिक है, तो उसमें पाया गया है कि वो हानिकारक किरणें उसमें से अपने आप उत्सर्जित होती रहती है, मतलब कि निर्मित होती है। और वो जो हानिकारक किरणें हैं वो कैसी दिखती हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनके गुणधर्म क्या है। तो ए, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, इसका मतलब अत्यंत भेदक होती है, उच्च दर्जे वाली होती है। और दूसरा अदृश्य होती है, मतलब कि अदृश्य, इसका मतलब कि दे आर जस्ट इनविजिबल टू अस, मतलब वो हमें दिखने में भी दिखाई नहीं देती। ओके, एंड थर्ड इज व्हाट, कि स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होती है, मतलब आपको बाहरी कोई प्रेशर या फिर कोई एफर्ट, आपको फोर्स नहीं लेना है, और वो ऑटोमेटिकली उत्सर्जित होती है। सॉरी। तो आओ अब अच्छे से समझने के बाद एक बार प्रॉपर इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। कहते हैं कि उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से अदृश्य, अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणों के स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो अब हम बहुत अच्छे से समझ गए कि अच्छा रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं। और जो पदार्थ, जो तत्व रेडियो सक्रियता के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, वे सारे पदार्थ कहलाते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिनमें से ये सारी किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो बच्चों, क्या हुआ बहुत पहले, फिर जो रुदरफोर्ड थे, तो रुदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज भी की और उनका नामकरण भी किया। बट गैमा का उन्होंने नहीं करके विलार्ड नामक साइंटिस्ट ने फिर गैमा किरणों की खोज की। दोनों ने मिल करके बहुत सारे हैवी एटॉमिक नंबर वाले तत्वों को लेकर के उन्होंने ये गुणधर्म ट्राई करने की कोशिश की, और इसके बारे में बहुत कुछ सफलता भी उन्होंने हासिल की। तो पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने ये चीज कहते हैं ना कि इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक शीशे का गुटका लिया। अब शीशा, इसका मतलब इट्स नॉट दैट शीशा लाइक कांच। तो ये कांच नहीं है, कांच का गुटका नहीं है, कांच का बॉक्स नहीं, इट इज अ लेड बॉक्स। शीशा मतलब लेड, लेड मतलब पीवी। अब पीवी का ही बॉक्स क्यों लिया बच्चों, क्योंकि पीवी क्या होता है कि उसमें अगर आप रेडियो सक्रिय पदार्थ रखते हो, तो वो रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणों को हमारे आसपास फैलने से रोकता है। तो उन्होंने इसलिए लेड बॉक्स लिया। उसके अंदर यहाँ जो आपको एक छोटा सा मतलब गोल किया, और वहां पे उन्होंने रखा क्या, हमारा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो जिसमें से उनको देखना था कि सच में उत्सर्जित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ रखने के बाद उसके बीचों बीच उन्होंने गोल किया। उसके जस्ट सामने उन्होंने एक पर्दा रखा, और एकदम
ये कोइंसाइड हो इसके और इसके होल्स, कोइंसाइड हो ऐसा उन्होंने वहां उस पर्दे में बीचों बीच होल बनाया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ शीशे का गुटका लेटर बॉक्स, यहाँ लिख दीजिए चाहिए तो। हाँ, और ये है हमारा रेखा। अब उसके बाद बच्चों उन्होंने उस पर विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया। इसका मतलब कि विद्युत आवेश वाली, विपरीत विद्युत आवेश वाली पट्टियां डाली, एक उधर है प्लस और यहाँ है माइनस, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर सप्लाई किया। तब उन्होंने पाया कि ये जो उत्सर्जित किरणें हैं, जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र का प्रभाव उन पर पड़ता है, वे क्या हो जाती है, अब क्या कहते हैं, आपस में ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब कि अपने गुणधर्म के अनुसार वो व्यवहार करने लगती है, अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करने लगती है। तो ये है हमारा प्लस। आपने सुना होगा अपोजिट अट्रैक्ट्स। हाँ, जो विपरीत आवेश वाले पदार्थ है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, मतलब पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव से चिपकेगा, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ मुड़ेगा, उसका झुकाव ऑपोजिट चार्जेस की तरफ होगा। तो ये देखिए, ये थी अपनी प्लस वाली पट्टी, धनात्मक आवेश वाली पट्टी थी, इसकी तरफ झुकाव महसूस किया। तो ये देखो, इसका जरूर से जो इसका आवेश, इन इस प्रकार की किरणों का आवेश जो है वो ऋणात्मक होगा। इन प्रकार की किरणों जो ऋणात्मक पट्टी की तरफ मुड़ेगी, वो जरूर से पॉजिटिव होगी। तो वो जरूर से धनात्मक आवेश वाली होंगी। और कुछ किरणें ऐसी थी जो बिना विचलन के अपने मार्ग से चली, कुछ ऐसी किरणें थी जो बिना विचलन के स्ट्रेट अपने मार्ग को उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो अब क्या हुआ, एक बार वापस से समझते हैं। प्लस की तरफ झुकी ऋणात्मक आवेश वाली किरणें, ऋणात्मक की तरफ बढ़ी धनात्मक आवेश वाली किरणें, और जिनका अपने पथ से विचलन नहीं हुआ वो अपने स्ट्रेट रास्ते से इस फोटोग्राफिक फिल्म को घेरते हुए चली गई। अब ये सामने जो रखा है फोटोग्राफिक फिल्म था, जिसे आप कहते हो छाया चित्रण पट्टी, जिसपे होल्स को देख करके उन्होंने ये ज्ञात किया कि अच्छा इसमें से 3 प्रकार की किरणें निकल रही हैं। कुछ होल्स सेंटर में थे, कुछ ऊपर की तरफ अधिक कोण बनाते हुए थे, और यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम कोण बनाते हुए किरणें थी। तो उन्होंने, रुदरफोर्ड ने ये प्लस वाले को अल्फा किरण और ऋणात्मक आवेश वाले को बीटा किरण नाम दिया, और विलार्ड ने इसको गैमा किरण नाम दिया, गैमा किरण। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पहले समझ में आ रहा था कि ओके रेडियो सक्रिय पदार्थ में से 2 प्रकार की किरणें ही निकलती हैं, तो बाद में इस प्रयोग द्वारा और ज्यादा कंफर्म हो गया कि 2 नहीं 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। पहला तो अल्फा किरण, जो कि धन आवेशित होती हैं, जरूर से वो धन आवेशित होंगी क्योंकि वो ऋणात्मक पट्टी की तरफ मुड़ गई थी। उसके बाद दूसरा बीटा किरणें, बीटा किरणों पे जरूर से ही ऋणात्मक आवेश होगा क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और ये जो ऋण वाले थे वो किधर मुड़ गए थे, धन वाले की तरफ उनका झुकाव था। और गैमा किरणें जरूर से आवेश रहित हुई होंगी, तभी ना वो ऋणात्मक की तरफ गई ना वो धनात्मक की तरफ गई, वो उन्होंने अपना स्ट्रेट अवे जो मार्ग था वो उसमें कोई भी विचलन नहीं किया। तो ये था रेडियो सक्रियता पर एक्सपेरिमेंट। ऐसा करने के बाद तो जो आप लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँ तो प्लीज ये मुझे डायग्राम आप लोग जरूर बताना, या फिर ये डायग्राम्स अपने अपने नोटबुक में इसे ड्रॉ करके अपने अपने साइंस, अपने स्कूल में जो आपके खुद के साइंस टीचर्स हैं उनको प्लीज ये बना करके एक बार शो कर देना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद अब हम आते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणधर्म का एक बहुत अच्छा सा टेबल है, उस पे हम आते हैं बच्चों। तो अब जिन किरणों की खोज हुई अल्फा, बीटा, गामा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे अगली सारणी के द्वारा। जस्ट वेट अ मिनट एंड लेट मी ड्रॉ दिस टेबल। ओके, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा। तो अगर बच्चों सबसे पहले हम अल्फा, बीटा और गामा के स्वरूप की बात करें तो ये दिखते कैसे हैं, इनका सिंबल कैसा है, उसकी बात करते हैं। तो ये जो अल्फा किरणें होती हैं, ये हीलियम का नाभिक है या हीलियम एटम है, ऐसा समझिए। जो हम आपको पढ़ाते हैं ना, एक हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, तो ठीक उसी तरीके से हीलियम से जो होता है बच्चों +2 चार्ज होता है। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं अल्फा किरणें। अब बीटा किरणें इट्स जस्ट, आप कंपेयर कर सकते हो इसे इलेक्ट्रॉन से। एक तो इन पर ऋणात्मक आवेश भी होता है और दे आर कंपेरेबल विद इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद आते हैं गैमा किरणें पर। तो गैमा किरणें जो है उनका कोई सिंबल नहीं है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। इसका मतलब वो विद्युतीय चुंबकीय किरणें हैं। तो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। विद्युत चुंबकीय किरणें। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों की द्रव्यमान कैसा होता है। ये जो 3 प्रकार की किरणें हैं, इनका द्रव्यमान कैसा होता है। तो इनका द्रव्यमान लगभग 4U होता है, लगभग। हाँ, आगे डेसिबल्स में और भी है, बट हम उसको राउंड फिगर में बोलते हैं कि 4U, मतलब 4 डाल्टन। तो 4U होता है। उसके बाद जो बीटा किरणें हैं बच्चों, उसका द्रव्यमान, जैसे कि हमने इसको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी वेग जो होता है वो लगभग नगण्य होता है, न के बराबर होता है। फिर भी आप लिख सकते हो 0.00, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 के बाद 548U। थर्ड पे आते हैं बच्चों, ये जो गैमा किरणें होती हैं वो द्रव्यमान रहित होती हैं। लाइक वो आवेश रहित भी हैं और द्रव्यमान रहित है, मतलब ना ही उनके ऊपर कोई आवेश है तो ना ही उनका कोई द्रव्यमान। तो ये है द्रव्यमान रहित, दैट इज दे आर वेटलेस। ओके, अब आते हैं आवेश पर। तो इनका आवेश कैसा है। तो इनके जो है +2 आवेश है, इनका ऋण 1 आवेश है और इनका जो आवेश है वो 0 है। इसका मतलब आवेश रहित है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद वेग कितना है। तो जो बच्चों जो अल्फा किरणें हैं, इनका वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग से हम कंपेयर करते हैं। कि प्रकाश का वेग हमको सबको पता है कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसका मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ इतना मीटर्स वो ट्रेवल कर सकती है 1 सेकेंड में। इमेजिन कि हमारी कल्पना भी हम इतना कर ही नहीं सकते, कि हमारी कल्पना के परे। तो उसके कंपैरिजन में अल्फा किरणों का कितना है वेग। तो 1/5 से 1/20 कहते हैं ना कि गुना है। इतना गुना, इतने गुने हैं किसके, प्रकाश के वेग का इतना गुना है। 1/5 से 1/20 तक ले लो। अब उसके बाद जो बीटा किरणें हैं उनका वेग क्या है। तो बता रहा है कि 1/5 से 1/9/10 इतना गुना है, इतना गुना। और जो
लास्ट टॉपिक है, लास्ट टाइप की किरणें हैं गामा किरणें। इनका जो वेग होता है बच्चों, वो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है। तो प्रकाश के वेग के बराबर, तो क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये कितना गुना है, प्रकाश के वेग के इतना गुना है, प्रकाश के वेग के इतना गुना है, तो ये प्रकाश के वेग के बराबर है। तो हर जगह आपको वो प्रकाश के वेग से तुलना हो रही है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम भेदन शक्ति, जो पेनिट्रेटिंग पावर की हम बात कर रहे थे, जो कि हमने व्हाइल डिराइविंग रेडियो एक्टिविटी, तो भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि उनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो किसकी कम है, किसकी सबसे अधिक है, वो समझते हैं। तो ये जो कहते हैं ना कि जो अल्फा किरणें होती हैं बच्चों, इनकी जो बताया जा रहा है कि भेदन शक्ति कम होती है, इन दोनों की तुलना में कम होती है, इनकी अधिक होती है। मतलब अल्फा किरणों की अपेक्षा इनकी अधिक है, और इनकी अत्यधिक, इसका मतलब कि सबसे अधिक। अत्यधिक इसका मतलब सर्वाधिक, या तो आप वर्ड यूज कर सकते हो सर्वाधिक, सर्वाधिक। ओके, तो सर्वाधिक होती है। अब कहने का मतलब है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात बताऊं, तो अगर कंपेयर आपस में करूं तो कितना इनकी कम होती है, तो इनकी 100 गुना, अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुना, 100 गुना, 100 गुना अधिक। मतलब बीटा किरणों की जो भेदन शक्ति होती है, अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 टाइम्स मोर होती है। और ठीक इसी तरीके से जो गामा किरणें होती हैं, मैंने बोला इनकी सबसे अधिक होती है, इसका मतलब अच्छी खासी मोटी। अगर आप कहो कि 15 सेंटीमीटर तक का अगर आप कोई प्लेट रख दो, किसी धातु का मेटल का प्लेट उनके सामने रख दो, 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेजिन आपका स्केल, जो छोटी स्केल आप यूज करते हो, वो स्केल की लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। तो इमेजिन वो लगभग कितना होता है। तो इतनी मोटी प्लेट अगर सामने रखी है गैमा के, तो वो उसको भेद करके चली जाएगी, आर पार चली जाएगी। तो इमेजिन इट्स पेनिट्रेटिंग पावर। तो वो अल्फा किरणों की 10,000 गुना अधिक होती है। तो आप लिख सकते हो 10,000 गुना अधिक। तो आप यहाँ समझ रहे हो कि हम इन दोनों की जो भेदन क्षमता है, उसकी तुलना कर किस तरह है, अल्फा किरणों के। अब उसके बाद आते हैं आयनीकरण शक्ति, मतलब आयनाइजेशन पावर। अब ये आयनाइजेशन पावर क्या होता है बच्चों, जब हम किसी तत्व को उसके आयंस में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो कहलाता है आयनाइजेशन पावर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम। अब सोडियम जो है, उसको Na+ में हम बदली कर रहे हैं, मतलब सोडियम से सोडियम का आयन निर्मित कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सोडियम का आयनाइजेशन, क्योंकि अभी 9th में तो आपके टॉपिक में नहीं है, 10वीं में आ सकता है, 11th-12th में और इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि आयनाइजेशन हो गया है सोडियम का, इसका मतलब ये देखिए, ये था अपने, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में, मतलब कि जैसा वो पाया जाता है उस स्वतंत्र अवस्था में था। हाँ, अब उसके बाद अब ये तत्व जो हो गया, ये आयन में परिवर्तित हो गया, इट इज नो मोर लेफ्ट एज एन एलिमेंट। अब हम उसे नहीं कह सकते तत्व, अब वो हो गया है आयन, क्योंकि इसके हो गया है धन आयन। तो ये जो धन आयन, ऋण आयन में हम बदल देते हैं तत्वों को, तो वो कहलाता है कि उसका आयनाइजेशन। ये करने की क्षमता, मतलब तत्वों को उसके आयन में परिवर्तित करने की क्षमता किसके पास अधिक है, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा सा उलट देते हैं क्रम को। ये जो इसका कम था, ये इसमें लिखेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक। उसके बाद यहाँ पे कहेंगे कम, इसका मतलब कि अल्फा किरणों की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। बीटा की किरणों की अल्फा किरणों की अपेक्षा आयनाइन
आयनाइजेशन पावर, जो आयनिक क्षमता है वो कम होती है, और ये जो गैमा किरणें होते हैं ये अत्यंत अल्प होता है या अत्यंत कम होता है, अत्यंत कम। ओके, अब उसके बाद आते हैं लास्ट, स्फुरदीप्ति निर्माण करने की क्षमता। अब स्फुरदीप्ति आपको सबको पहले भी पता है, जो फास्फोरस के पास ये क्षमता है कि वो स्फुरदीप्ति करता है। इसका मतलब इसीलिए पटाखों में जो है हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे आप देखते हो आजकल के रेडियम्स वगैरह आ गए हैं, आजकल बहुत ज्यादा जो पार्टीज होती है उसमें लोग, या फिर ऐसे भी टी शर्ट या फ्लावर्स होते हैं, वो ऐसे ऐसे कलर्स के होते हैं कि हम उसे बोलते हैं नियॉन कलर्स के हैं, और जब लाइट अगर आसपास प्रकाश नहीं है तो वो बहुत चमकते हैं। स्फुरदीप्ति पावर इसे आप कहते हो, आयनाइजेशन पावर। हेलो। क्या स्फुरदीप्ति निर्माण करने की शक्ति, तो ये जो पदार्थों में कहते हैं ना कि स्फुरदीप्ति, इसका मतलब फ्लोरोसेंट फ्लावर, जो पावर है कि वो मतलब ये हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। हाँ, तो कुछ ये जो अचानक से चमकने की जो शक्ति है वो इन किरणों में पाई जाती है, तीनों में पाई जाती है। तो ये पावर जो है उनकी तुलना करते हैं कि किसमें, कहते हैं ना कि स्फुरदीप्ति निर्माण करने की क्षमता किसमें अधिक होती है, तो ऑब्वियसली जो अल्फा किरणें हैं इनकी स्फुरदीप्ति निर्माण करने की क्षमता अधिक परिमाण में होती है, तो अधिक अधिक। इसके बाद यहाँ आप लिख सकते हो अल्प, और ये है अत्यंत अल्प, या फिर कम। अल्प मतलब कि कम। तो इस तरीके से बच्चों हमने कवर किया हमारा टॉपिक, अल्फा बीटा और गामा के जो गुणधर्म है उसको हमने तुलनात्मक तरीके से एक सारणी में कंप्लीट कर दिया, जिसमें पहले हमने देखा उनका स्वरूप क्या है, फिर हमने देखा कि उनका द्रव्यमान क्या है, नेक्स्ट है उनका आवेश, उसके बाद है उनका वेग जिसकी तुलना हमने प्रकाश के वेग से की है बच्चों। देन उसके बाद हमने उसकी तुलना की है जो भेदन क्षमता होती है, वो भेदन क्षमता कैसी है। उसके बाद आयनाइजेशन पावर, जिसे आप कहते हो आयनीकरण क्षमता, और फिर लास्ट टॉपिक देखते हैं स्फुरदीप्ति निर्माण करने की क्षमता, जो कि आपने देखा अल्फा किरणों में सर्वाधिक होती है और गामा किरणों में अत्यंत कम। ओके बच्चों, उसके बाद आते हैं हमारे एकदम छोटे से टॉपिक में कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के दुष्परिणाम क्या होते हैं। क्या, क्योंकि पहले ही हमने बोला कि ये जो रेडियो सक्रियता, ये जो गुणधर्म है ये डेफिनेटली ये बहुत ही हानिकारक है। रेडियो सक्रियता गुणधर्म जो है वो बिल्कुल हमारे लिए हार्मफुल है। तो किन फील्ड्स में या किन तरीकों से ये हम पर दुष्प्रभाव डालती है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो रेडियो सक्रिय किरणें हैं ये, इनके कारण हमारा जो सीएनएस है वो प्रभावित होता है। सीएनएस इसका मतलब कि मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब कि सीएनएस, तो इसको ये प्रभावित करती है जो कि हमारा ब्रेन। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा डीएनए है इस तक को प्रभावित करती है, और उसकी वजह से ल्यूकेमिया जैसे रोग हो सकते हैं। मतलब डीएनए
जा करके ये हमको प्रभावित करती है और जिसकी वजह से हमें अनुवांशिक दोष हो सकते हैं। तो इमेजिन हाउ मच हार्मफुल दे आर फॉर अस। तो सबसे पहला तो हमने पढ़ा कि ये हमारे सीएनएस को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि इसके कारण हमारे डीएनए जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और डीएनए इस कदर प्रभावित होता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक वो दोष दिखाई दे सकता है रेडियो सक्रियता की वजह से। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ा कि ये जो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अधिक होती है, तो ये हमारी त्वचा को जो है वो भेद सकते हैं। मतलब इट कैन burn our skin also, it can penetrate our skin, और ये हमारे स्किन के अंदर से हो करके हमारे बॉडी में जा सकती है। और जैसे कि आपको मैंने बताया, फिर त्वचा के कर्क रोग हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है जिसे आप कहते हो कि ब्लड कैंसर। ये सारी जो बीमारियां हैं वो भी हमें हो सकती है रेडियो एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद अगर बच्चों जैसे कि अगर ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है, इनकी किरणें अगर किसी भी तरीके से समुद्र में उसके जल में प्रवेश कर जाती हैं, तो जो मछलियों को या जो जल प्राणी है उनको भी ये बहुत डैमेज करते हैं, उनके सेल्स को भी ये बहुत डैमेज करते हैं। और अगर भूल से ऐसी मछलियों का, ऐसे जलीय प्राणियों का हमने अगर मनुष्य सेवन करता है, तो भी इनडायरेक्टली मतलब उनके थ्रू हमें इलनेस हो सकती है और हमें हानि हो सकती है। तो ये सारे थे बच्चों रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, उनके दुष्परिणाम। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा रेडियो सक्रियता, उसकी परिभाषा पढ़ी, इसके लिए रुदरफोर्ड और विलार्ड द्वारा कंबाइंड जो एक प्रयोग था वो हमने देखा। उसके हमने इन्फेरेंस को कंक्लूड किया कि उनसे क्या कंक्लूजन निकाला गया, उनसे अल्फा बीटा किरणें और गैमा किरणें जो मिली उनका हमने तुलनात्मक गुणधर्म भी देखा इस सारणी द्वारा। इन तीनों के गुणधर्म को समझने के बाद हमने देखा रेडियो एक्टिव जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उनके दुष्परिणामों को हमने समझा। आई होप आपको ये कहते ना लेक्चर समझ आया हो, और इफ एट ऑल इफ यू हैवंट अंडरस्टैंड सो प्लीज कम एंड आस्क योर डाउट्स फॉर दैट। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ ना समझा हो तो कृपया अपने डाउट्स पूछिए। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। would love to talk with scientists. टीचर अभी आपने बताया बीटा गामा और प्लीज बोलिए, हेलो आस्क योर टीचर। डाउट। टीचर अभी आपने बताया बीटा गामा, और टीचर ये जो आपने यहाँ पे लिखा है, हेलो, जो आपने ये लिखवाया है उसको लिखने का भी है? yes, you all have to write it and submit it to your respective science teacher. Yes, teacher. Okay, anybody else? No. गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning. रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है? बेटा आपकी आदत हो गई है जो भी पढ़ाया है एग्जैक्टली एज इट इज पूछ लेते हो। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक अत्यधिक होता है और उनमें से स्वयं प्रेरित उच्च द्रव्यमान वाली, उच्च दर्जे वाली, अदृश्य और अत्यंत भेदन शक्ति वाली किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्लियर? हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। या वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बेटा। टीचर अभी आपने बताया बीटा गामा, और टीचर ये फर्स्ट वन आपने क्या नाम बताया? अल्फा। 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 थैंक यू टीचर। ओके, कोई और?
तो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक क्लियर है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच लेक्चर बच्चों।